जो कहाँ तक बात किया तुम लोग? अच्छा, रूबी लेजर की बात हो गई थी ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेजर सिस्टम हमको देखना था। हीलियम नियॉन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूबी लेजर में किसी को कुछ पूछना है जो समझ में ना आया हो? रूबी लेजर का ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीलियम नियॉन लेजर। और हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स। दोनों में से कोई एक ये समझ लो कि हर साल फुल मार्क्स के क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में आता ही आता है इस चैप्टर से। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे वो रूबी लेजर हो चाहे वो हीलियम नियॉन लेजर हो। रूबी लेजर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा हीलियम नियॉन लेजर। जो हीलियम नियॉन लेजर है बेसिकली एक ये हमारा फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम है। रूबी लेजर कैसा है? फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम। जैसे हमारा रूबी लेजर जो था वो फर्स्ट लेजर सिस्टम था जहां पर हमको लेजर एक्शन देखने को मिला था। ऐसे ही हमारा हीलियम नियॉन लेजर ये हमारा फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम है जहां पर सबसे पहले हमको अपना लेजर एक्शन देखने को मिला था। गैसियस सिस्टम में और भी हमारे कई सारे लेजर हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, जैसे CO2 लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर, ऐसे कई सारे हमारे लेजर सिस्टम है। लेकिन पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में दो ही तरह के लेजर हमको स्टडी करने हैं। एक 3 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड लेजर सिस्टम जो कि रूबी लेजर है, और एक 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड जो कि हीलियम नियॉन लेजर है। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम है। और इसको एक फेमस साइंटिस्ट थे अली जावन एंड हिज को-वर्कर्स, यानी एक पूरी रिसर्च टीम थी अली जावन की और उनके वर्कर्स थी। उन्होंने सबसे पहले इसको बेल टेलीफोन लेबोरेटरी बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में 1960 जो कि USA में है, 1961 में सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेट किया। यानी कि अली जावन और इनकी जो सबसे देखो ये एक ऐसी लेबोरेटरी है USA में, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। फिजिक्स जब से पढ़ना शुरू किए होगे तब से देखे होगे मैक्सिमम डिस्कवरीज इसी लेबोरेटरी में USA की हमको देखने को मिलती है। मैक्सिमम केसेज में देखोगे मैक्सिमम डिस्कवरीज USA की इस बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में हमको देखने को मिलती है। बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। और वहीं पर एक साइंटिस्ट थे अली जावन और उनकी जो भी वर्किंग कमेटी टीम थी, उन्होंने सबसे पहले इस फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम का वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये पहले ही इसके नाम से पता है कि ये हमारा जो लेजर सिस्टम है ये हमारा 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड होता है। जैसे हमारा हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल सिस्टम पे बेस्ड होता है, ऐसे ही हमारा रूबी लेजर किस लेवल सिस्टम पे बेस्ड होता था? 3 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड होता है। ये तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गई कि हीलियम नियॉन लेजर कैसा है। बेसिकली बात जैसे ही नाम से पता चल रहा है, हीलियम और नियॉन दोनों क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल्स है। गैसियस मॉलिक्यूल से जैसे हमारा जो रूबी लेजर हुआ करता था वो कैसा लेजर था? वो सॉलिड फॉर्म का क्रिस्टल्स टाइप का लेजर सिस्टम था, जो कि रूबी बेसिकली क्या होता था? एक रूबी क्रिस्टल होता था। ओके, एक रूबी रॉड हम लोग बताते थे कि कोई भी लेजर के कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारा एक्टिव मीडियम का, दूसरा हमारा एनर्जी सोर्स का, और तीसरा हमारा उसके मिरर फॉर्म होने चाहिए दोनों साइड्स में, एक पार्शली और दूसरा फुल्ली। और वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक रिजोनेंट कैविटी का फॉर्मेशन हो। ये किसी भी लेजर के कंस्ट्रक्शन में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली जो एक्टिव मीडियम होता है
उसी एक्टिव मीडियम में वे सब्सटेंस होते हैं जहां जिसमें हमको लेजर एक्शन ऑब्जर्व करना होता, वो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो। तो यहाँ पर जो एक्टिव मीडियम में होगा वहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब होगा। जैसे वहाँ पर क्या था, रूबी क्रिस्टल हुआ करता था, रॉड रखी हुई थी एक्टिव मीडियम में, यहाँ एक्टिव मीडियम की जगह क्या होगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब होगा और उस ट्यूब में क्या होगा, हीलियम और नियॉन गैस एक स्पेसिफिक रेशियो में उसके अंदर एज्यूम्ड हो। तो जैसे अगर हमारा यहाँ पर जो सिस्टम है, इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है हीलियम नियॉन लेजर में, इसमें जो रेशियो होता है हमारा, अगर 10 पार्ट अगर हीलियम का है तो 1 पार्ट बस नियॉन का होगा, और वही नियॉन आइटम रिस्पॉन्सिबल होगा उस लेजर पूरे एक्शन होने के लिए। और क्या बात स्पेसिफिक बात है कि ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव मीडियम में क्या रहेगा। एक्टिव मीडियम में अब सॉलिड की जगह क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल होगा। गैसियस मॉलिक्यूल किस रेशियो में होंगे, 10:1 के रेशियो में होंगे, यानी कि 10 पार्ट अगर हीलियम है तो 1 पार्ट हमारा नियॉन का होगा। वो एक डिस्चार्ज ट्यूब के रूप में एक्टिव मीडियम में रहेंगे। अच्छा, किसी भी लेजर बनने में 3 पार्ट का होना बहुत जरूरी है। एक तो एक्टिव मीडियम समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि वहाँ पर मिरर लगे होते हैं। जैसे अगर इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल देखें, ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो एक्टिव मीडियम वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है और उस डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और नियॉन किस रेशियो में है, 10:1 के रेशियो में है। अगर 10 पार्ट हीलियम का है तो 1 पार्ट नियॉन का है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे इसके बगल में इस ट्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, एक प्लेट्स लगा है जो स्पेसिफिक प्लेट्स होता है बोरोसिलिकेट्स का। ठीक है, उस ट्यूब के पास बोरोसिलिकेट्स की ग्लास प्लेट्स लगी होती है और ग्लास प्लेट्स के बाद क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है। ठीक है, एक मिरर M1 और एक मिरर M2। मिरर M1 क्या होता है, फुल्ली सिल्वर्ड होता है। मिरर M2 क्या होता है, पार्शली सिल्वर्ड होता है। और फिर अगर इसको हम कोई डिस्चार्ज ट्यूब दे देते हैं, कोई सप्लाई दे देते हैं, तो ये हमारा पास होता है। यानी कि इसमें जो भी पंपिंग प्रक्रिया होती है, किसी भी लेजर में लेजर एक्शन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, उसमें पंपिंग होनी चाहिए। पंपिंग होने से क्या होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। और किसी भी लेजर एक्शन होने में सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यही है ना कि उस लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन का अचीव होना। तो यहाँ पर पंपिंग, कौन सी पंपिंग होती है, जैसे हमारा रूबी लेजर की बात करते थे तो 3 लेवल लेजर सिस्टम की बात करते थे, वहाँ पंपिंग कैसी होती थी, ऑप्टिकल पंपिंग होती थी। यहाँ पर कौन सी पंपिंग होगी, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग करने के साथ कि यहाँ पर देखो ये सबसे पहले एक्टिव मीडियम उसी तरह हो गया लेजर के कंस्ट्रक्शन में, और ये मिरर लगा के कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, तो ये तुम्हारा रिजोनेंट कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। और ये हमारी सिस्टम लगा दिए तो ये हमारा एनर्जी सोर्स यानी पंपिंग की तरह वर्किंग प्रोसीजर हो गए। तो देखो यहाँ पर चाहे रूबी लेजर की बात किए थे, चाहे हीलियम नियॉन लेजर की बात करें, वो तीनों टर्म हमारे आ रहे हैं कि नहीं,
कि एनर्जी सोर्स का, रिजोनेंट कैविटी के फॉर्मेशन का और उसके एक्टिव मीडियम का। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द आइटम्स कहाँ रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, हीलियम और नियॉन ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। तो उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंपिंग प्रोसेस उसमें करेंगे। पंपिंग प्रोसेस कौन सा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग प्रोसेस करेंगे, यानी उसको हम सप्लाई से जोड़ेंगे। तो जब से ही सप्लाई से करेंगे तो ये एक दूसरे के जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में पास करेगा वो उसकी वजह से हीलियम और नियॉन एटम रैंडम एक दूसरे से एसिलरेट करने लगेंगे तेजी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ दोनों क्या कर लेंगे, एसिलरेट कर लेंगे। और कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी जो नियॉन एटम है वो हीलियम एटम को एक्साइट कर, इतना ज़्यादा प्रेस कर देगा हीलियम एटम क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे ही हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा वो फिर क्या करेगा, वहाँ पर कुछ समय स्टे करेगा, जो भी उसकी लाइफ टाइम होगी। और स्टे करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता है, ये चीज़ें तभी समझ पाओगे। ऐसा करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ही पहले समझ लो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल समझ लो, उसके बाद फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बना के फिर फिगर उसके प्रोसीजर समझ देते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे के उसकी वर्किंग समझाते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले हीलियम नियॉन लेजर लिख लो और उसके बाद एक हेडिंग डाल दो कि इंट्रोडक्शन। कि सबसे पहले इतना जानना है कि इंट्रोडक्शन में कि हीलियम नियॉन लेजर जो है ये 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड लेजर सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है हीलियम नियॉन लेजर, ये हमारा फर्स्ट गैसियस लेजर सिस्टम है। और इसको डिस्कवर करने के लिए अली जावन और उनकी पूरी वर्किंग टीम जो है वो यूएसए की एक फेमस लेबोरेटरी है, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, उसमें 1961 में सबसे पहले उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन लिया। और ये जो सिस्टम है ये 4 लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन में लिखो, देखो हीलियम नियॉन लेजर was the first gaseous laser to be operated successfully and was fabricated by अली जावन, साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखा, अली जावन एंड इट्स co-workers at the ऐसे लिखना, at the Bell Telephone Laboratory, USA, Bell Telephone Laboratory, USA, U.S. कैपिटल लेटर में लिखना, Bell Telephone Laboratory, USA in 1961, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालना, ये बना लो, ऐसे इसको मत बनाओ, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं,
ये फिगर बना लेना, ठीक है। ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 25 टू 100 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स उस डिस्चार्ज ट्यूब का होना चाहिए। और जो हीलियम होता है, जो कि ये सब हम लोग पारा जो होता है उसके प्रेशर पे किसी भी गैस को हम फील्ड करते हैं, तो जो हीलियम है वो 1 mm ऑफ Hg के वहाँ पर फिटेड है, और जो हमारा नियॉन गैस है वो 0.1 mm ऑफ Hg पे फिटेड होता है। ये सब डाटा लिखना चाहिए अपनी कॉपी में जब भी फिगर बनाते हो, तो एक उससे क्या होता है कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिगर देख के ही चला जाएगा उसको एग्जामिनर को कि क्या है डिस्चार्ज ट्यूब। हो गया, ये पॉइंट भी लिख लेना, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब। हो गया, हो गया। लिखो द हीलियम नियॉन लेजर, द हीलियम नियॉन लेजर consists of a
long narrow discharge tube, long narrow discharge tube fitted with ऐसे लिखना, इस यूनिट होती है गैसेस मॉलिक्यूल को टॉर भी होती है, ठीक है, ये यूनिट है, फिटेड विथ 1 टॉर ऑफ helium, 1 torr of helium and 0.1 torr of neon, full stop. Thus the ratio is 10:1, 10:1, full stop. The gas mixture is enclosed between a set of mirrors. The gas mixture is enclosed between a set of mirrors. This form a resonant cavity. Let's stop. The laser beam after forming makes a number of reflection and by each reflection the power is amplified. Comma, if the conditions for laser action लिखो, laser action are made full stop. One of the mirror is completely reflecting, and other partially reflecting and partially transmitting, full stop. The transmitting mirror transmit the laser light as shown in below figure.
ठीक है। ठीक है, ध्यान दे दो, अब समझ लो।
थोड़ा सा इसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 4 लेजर सिस्टम पे ये बेस्ड है। सबसे पहले समझ लो कि ये फिगर है क्या और सबका पहले मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखोगे ये सिस्टम है हमारा, चूँकि 2 पार्ट्स में बना है। ये एनर्जी लेवल जो है वो हमारा हीलियम एटम का है, और जो ये एनर्जी लेवल है ये नियॉन एटम का है। थोड़ा सा डिफरेंस समझना कि जो हीलियम एटम का एनर्जी लेवल है और जो नियॉन एटम का एनर्जी लेवल है, ये फिगर में देखोगे तो जस्ट तुमको पैरेलल नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो नियॉन का एनर्जी लेवल होगा वो जस्ट बिलो द किसके होता है, हीलियम के एनर्जी लेवल से। तो जब भी फिगर बनाना तो हीलियम वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ऊपर एक्साइटेड स्टेट वाला, उससे थोड़ा सा नीचे होके बनाना, थोड़ा सा नीचे, कि लगे कि हाँ उसका एनर्जी लेवल उससे क्या है, कम। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो क्या होता है कि सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है उसी में ना हीलियम और नियॉन गैसेस फिटेड है। किस रेशियो में? 10:1 में। अब उसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। देखो आप, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जैसे ही वहाँ पर सप्लाई हम उस डिस्चार्ज में प्रोड्यूस करते हैं, तो हीलियम और नियॉन एटम दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? एक्सेलरेट करने लगते हैं। और वो एक्सेलरेट जब करते हैं तो जो नियॉन एटम होता है वो हीलियम एटम को एक्साइट कर देता है, और हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में गया, वो वहाँ पर अपने लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या करेगा? स्टे करेगा। और स्टे करने के बाद, चूंकि हीलियम एटम के पास कुछ अमाउंट की एनर्जी होगी ना, तो स्टे करने के बाद वो हीलियम एटम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट पे नियॉन एटम है उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ध्यान देना, क्या पहले क्या हुआ कि जब दोनों एक्सेलरेट किए तो नियॉन एटम हीलियम एटम को एक्साइट किया, और हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर वो अपने लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टे करेगा। स्टे करने के बाद हीलियम एटम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट में नियॉन एटम है उसको क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र। तो जब ये हीलियम एटम इस ग्राउंड स्टेट में नियॉन एटम को ट्रांसफ़र कर दिया अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, तो नियॉन एटम एक्साइट हो जाएगा। तो जब नियॉन एटम एक्साइट होगा तो ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यानी कि नियॉन एटम एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो नियॉन एटम का जो एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा बिलो होता है किसके? जो हीलियम एटम के एनर्जी लेवल है। तो जब नियॉन एटम एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये यहाँ से 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस करता है। कौन कौन से ट्रांजिशंस करता है? एक 3s से 3p का ट्रांजिशन करता है, एक 3s से 2p का ट्रांजिशन करता है, और एक 2p से 1s का ट्रांजिशन करता है। और जब यहाँ पर ट्रांजिशन आता है, ये फिर इसके बाद यहाँ हमारा मेटा स्टेबल स्टेट हो जाता है। ये हमारा कौन सा स्टेट हो जाता है? मेटा स्टेबल स्टेट हो जाता है। और यहाँ के बाद फिर हम लोग ये सिचुएशन देखने रहते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या के कंपैरिजन में क्या हो जाए? एक्सीड कर जाए। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया है? अचीव हो गया है। और किसी भी लेजर सिस्टम में जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि वो लेजर एक्शन होने के लिए एप्लीकेबल हो गया है। और जैसी ये सिचुएशन होती है फिर यहाँ से ये क्या करेगा? स्पॉन्टेनियस की स्टिमुलेटेड इमिशन करने के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। लेकिन जो 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस करता है, और ये ट्रांजिशंस कैसे एप्लीकेबल होते हैं? अभी स्पेक्ट्रा में ही, अभी यहाँ बीएससी 3rd ईयर में ही एक पेपर पढ़ोगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से वो पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। फ्राइडे सैटरडे में वो पेपर आपका चलेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम टेबल इस समय चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हाँ स्पेक्ट्रा आपका चलेगा। अब डेली शेड्यूल अभी मैम बता देंगी कि मंडे ट्यूसडे का जो सिनेरियो होगा वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा चलेगा उसमें। और वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, वो सर पढ़ाएंगे
और फ्राइडे सैटरडे में फिर हमारा कोई शेड्यूल होगा, वो चीज़ मैडम आपको क्लियर कर देंगे। तो 3 पेपर मंडे से चलेंगे आपके। एक पेपर चल ही रहा है मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एक शायद क्वांटम चल रहा है, क्या क्वांटम चलेगा, और एक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा चलेगा। तो जब स्पेक्ट्रा पढ़ोगे तो वहाँ सिंगल एटम के स्पेक्ट्रा से बात करते हैं। सिंगल एटम के स्पेक्ट्रा नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा तुम लोग इंटरमीडिएट में भी देखे होगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पफून सीरीज, वहाँ कई सारी सीरीज देखे होगे ना। उन सारी सीरीज में कई सारे ट्रांजिशंस भी देखे होगे एनर्जी लेवल्स के। बेसिकली वो जो ट्रांजिशंस होते हैं वो सिलेक्शन रूल्स पे बेस्ड होते हैं। यानी जब स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, एटम के स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो वहाँ कई सारे उसके एनर्जी लेवल्स का स्पेक्ट्रा ड्रा करोगे, और वह स्पेक्ट्रा में बताओ कि यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो बताओगे वही ट्रांजिशन रूल पॉसिबल है जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। और बाकी कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो बेसिस लिखा गया है कि ये भी कह सकते हो इसके बीच में ट्रांजिशन हो सकता है, इसके बीच में ट्रांजिशन हो सकता है, तो ऐसा वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो यही पॉसिबल जो सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो पॉसिबल ट्रांजिशंस है, वो हमारे 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस मिलते हैं। एक 3s से 3p और एक 3s से 2p और एक 2p से 1s। तो देखोगे जब 3s से 2p वाला ट्रांजिशन है वो 3.39 माइक्रोमीटर का मिलता है, और जो 3s से 2p वाला है ये 6328 एंगस्ट्रॉम का मिलता है, और ये जो है ये 1.15 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ का हमको ट्रांजिशन मिलता है। अब लेकिन इन तीनों में देखोगे तो ये भी हमारे, चूंकि लेजर लाइट होने के लिए हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं ना, बोलते हैं ना कि लेजर लाइट होने के लिए सबसे पहले वो 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। कौन कौन सी? कि वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, कोलिमेटेड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, और हाईली इंटेंस बीम होना चाहिए। किसी भी लेजर को ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद क्या बोलते थे कि ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करे अगर किसी लेजर सिस्टम में, प्लस कि उस लेजर लाइट, उस लेजर बीम जिसमें ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, उसका वेवलेंथ का जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन या इससे नीचे के रीजन में लाई करे, तब हम कहते हैं कि वो जो लेजर बीम है वो हमारी क्या कहलाती है? लेजर सिस्टम में अप्लीकेबल होती है। तो हम मेजरमेंट किसे करते हैं? प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद भी कि उसके वेवलेंथ का रीजन। तो यहाँ देखोगे, चाहे इसके वेवलेंथ का रीजन देखोगे, इसके वेवलेंथ, ये सब उसके उस रेंज में नहीं आती है। ओनली इस 3s से 2p वाला यानी 6328 एंगस्ट्रॉम का यही हमारी उस रेंज में आती है, इसलिए ये हमारी कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है। इसलिए इससे जो ट्रांजिशन मिलता है, यानी यहाँ से जो हमको वेवलेंथ लाइट बीम निकलती है, वही हमारी हीलियम नियॉन लेजर बीम लाइट होती है। क्योंकि इसका रेंज देखोगे तो इस जो वेवलेंथ देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली रेड कलर के अप्रॉक्सीमेट में आता है। जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली 6938 एंगस्ट्रॉम उसके अप्रॉक्सीमेट आता है। इसलिए हीलियम नियॉन लेजर का जो रेड कलरिंग होती है वो रेड कलर का होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज हम लोग देखो इसको सुपरमार्केट या कई जगह यूज करते हैं। देखो बारकोड स्कैनर होता है ना, तो बारकोड स्कैन करते हैं ना, तो जब स्कैन करते हैं तो देखो रेड कलर का स्पॉट जाता होगा उस पर, वही स्कैन करता, वही जो रेड कलर का स्पॉट होता है वही हीलियम नियॉन लेजर है, और उसी का सबसे ज़्यादा वर्किंग प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। आजकल हमारे पूरे इन्वायरमेंट जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी रेड कलर के स्पॉट्स आपको मैक्सिमम दिखते हैं, वो हमारे सुपरमार्केट्स में वो हमारे हीलियम नियॉन लेजर होते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर देखो वहाँ भी वो प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है कि वो उसके पास हाई इंटेंस बीम है उसके पास, और यूनिडायरेक्शनल है, और वो कोहेरेंट है, और वो मोनोक्रोमेटिक है, और वो क्या है? कोलिमेटेड है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो उसके साथ होल्ड कर ही रही हैं। प्लस उस लाइट बीम जो थी रेड कलर वाली, उसका अगर वेवलेंथ मेजर करो तो उसका जो सिनेरियो निकल के आएगा कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन से नीचे की वेवलेंथ में लाई करेगा, इसलिए वो हमारा लेजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये सिनेरियो में तो जो 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस होते हैं वहाँ पर ये दोनों रेंज से हमारे बाहर होते हैं, इसलिए इसके थ्रू जो वेवलेंथ मिलती है वही हमारी लेजर लाइट की बीम होती है, और यही हमारे 4 लेवल लेजर सिस्टम का वर्किंग प्रोसीजर है। तो फिर से ध्यान देना कि 4 लेवल लेजर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हमारे 2 एनर्जी लेवल डायग्राम होंगे, एक हीलियम का और एक नियॉन का। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा
जब ग्राउंड स्टेट में डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और नियान 10:1 में फिटेड होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड के माध्यम से जैसे ही उसमें हम सप्लाई देंगे, जैसे ही डिस्चार्ज पास करेंगे उस ट्यूब में, तो हीलियम और नियान एटम एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, एक्सेलरेट करने लगेंगे, और नियान एटम हीलियम एटम को एक्साइट कर देगा, और हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड जाने के बाद वो अपनी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट में नियान एटम है उसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही ट्रांसफर करेगा नियान एटम एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर नियान एटम कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जैसे ही नियान एटम एक्साइटेड स्टेट चला गया, फिर वहाँ से वो क्या करता है, 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस करता है, एक 3s से 3p के बीच में, एक 3s से 2p के बीच में, एक 2p से 1s के बीच में। लेकिन जो ट्रांजिशन का जो वेवलेंथ का जो रीजन है, उसमें से जो 3s से 2p वाला रीजन है वही हमारे रीजन में लाई करता है, जो अल्ट्रावायलेट रीजन से नीचे के रीजन में लाई करता है, और वही हमारी लेजर बीम होती है। चूँकि उस रेंज का जो कलर होता है वो रेड कलर के अप्रॉक्सीमेट में आता है, इसलिए जो लेजर हमारा हीलियम नियान से बीम निकलती है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग सुपर मार्केट्स में उसको एज ए के तौर में हीलियम नियान लेजर के तौर पर उसको करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फिगर बना लो, फिगर बना के तब इसको अच्छे से लिखता है। जैसे बनाया ना ऐसे ही सेम बनाना।